हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 4 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है भारत में मानवाधिकारों की मूल बातें। यानी कि आप सभी लोगों को देखिए जो फोर्थ पेपर में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि सिलेबस इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के सिलेबस चेक कर ले कि क्या क्या चीज़ें हमें फोर्थ पेपर में पढ़ना है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि देखिए बात जो कही गई है कि भारत में मानवाधिकारों की मूल बातें, यानी कि मूलभूत जो बातें होती हैं, यानी कि जो बेसिक, यानी कि जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मली जितने भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी कि भारत में जो भी मानवाधिकारों के अर्थ हो गए, परिभाषा हो गया, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, महिलाओं के संदर्भ में, जैसे कि आप लोग ये समझिए कि हम लोगों को देखिए होम साइंस पढ़ना है। ठीक है, तो होम साइंस से रिलेटेड हम लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि महिलाओं की क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्यों उनके लिए अधिकार बनाया है, कैसे ही क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पेपर 4 में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, टॉपिक है आपका मानव अधिकार। ठीक है, यानी कि मानव अधिकार के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं प्रकार, यानी कि 4 पॉइंट को आज हम लोग क्लियर करेंगे अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है, और इससे कुछ आप लोगों को कुछ जनरल क्वेश्चन भी हम बताएंगे जो आप लोगों की एग्जाम में महत्वपूर्ण, यानी कि 100% गारंटेड क्वेश्चन आने वाले जो भी संभावित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज की जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करें। उसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और आज की देखिए जो भी हमारे क्वेश्चन है फोर्थ पेपर की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास जितने भी है सारे आपके यूनिट 1 से कवर किए गए हैं। ठीक है, किससे? यूनिट 1 से कवर किया गया है क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, और देखिए इसमें से आप लोगों को 50% क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। हालांकि हमने आप लोगों के लिए आज की क्लास में 35 क्वेश्चंस लिए हैं फोर्थ पेपर के। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है अभी अभी हमने बताया कि जैसा कि सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस है फ्रेंड्स वो आपके 50%। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है ये सब आप लोगों के अथेंटिक है, यानी कि सही है, सत्य है। ठीक है, ना कि कोई फालतू इधर इधर, यानी कि इधर उधर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस अथेंटिक लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, और इससे बेहतरीन क्लास आप सभी लोगों को फोर्थ पेपर की यूट्यूब पर पूरे नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खुद ही समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल का है और किस प्रकार से तैयार किया गया। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को और बता दें फ्रेंड्स, केवल एक चैनल से आप लोग पढ़ा करिए, 10 चैनल पे जाएंगे, 10 जगह दौड़ेंगे। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आएगा। एक लोग से पढ़िए जो आप लोगों को लगे कि नहीं ये हमें सही जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो यही मेरा उद्देश्य है, और आप सभी लोगों को इस बार के पेपर में आप सबको 85% प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब कैसे लाने हैं ये सब आप लोग तय करिए, और सारी की सारी क्लास कंप्लीटली हम आप लोगों को करा रहे हैं, और पीडीएफ देखिए जो भी है, ठीक है, वो आप लोगों की सबसे कम प्राइजेस पे आप लोग को दिए जाएगी, और जो भी यानी कि पीडीएफ है वो 10 तारीख से हमारा अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम आप लोगों को 9 तारीख को या फिर 10 को एक क्लास लेंगे, यानी कि उसके बारे में वीडियो, यानी कि जो भी वीडियो बनाएंगे कि आप लोग पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं पीडीएफ के लिए। तो देखिए हम आप लोगों को पीडीएफ भी देंगे, और आप लोग प्लस यूट्यूब पर भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, यानी कि डेली की डेली जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, और पीडीएफ से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि बार बार आप लोग कितनी ही बार वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आप लोग पीडीएफ को रिवाइज करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकारों से तात्पर्य है, यानी कि मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है मनुष्य के अधिकतम अधिकारों से, सेकंड ऑप्शन है मनुष्य के न्यूनतम अधिकारों से, थर्ड ऑप्शन है मनुष्य के अधिकारों से, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त कोई नहीं। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मानव अधिकारों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो मानव अधिकारों से जो फ्रेंड्स आप लोगों के तात्पर्य होते हैं वो आपके मनुष्य के न्यूनतम अधिकारों से होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि मनुष्य तो होता ही है। ठीक है, लेकिन उसके कुछ न्यूनतम अधिकार होते हैं। ठीक है,
जो कि मानव अधिकारों में आप लोगों के उल्लिखित किया गया है, ठीक है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो मनुष्य के न्यूनतम अधिकार होते हैं, वही आपके मानवाधिकार होते हैं, ठीक है? तो आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें कहा जाए, यानी कि वैसा कौन सा अधिकार है वो, ठीक है, जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यहाँ पर है रहेगा, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मानव अधिकार, सेकंड ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय अधिकार, सेकंड थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिकार और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सा अधिकार होता है जो आपकी यानी कि मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मानव अधिकार होता है, ठीक है, यानी कि आपके ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव अधिकार है, यानी कि मानव अधिकार जो होता है, ठीक है, वो मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य संबंध है, यानी कि जो मानव अधिकार है और जो भी आपके मानव गरिमा है, ठीक है, मानव की जो भी गरिमा होती है उसकी धारणा के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है आपका घनिष्ठ, सेकंड ऑप्शन है आपका सामान्य, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए, जो मानव अधिकारों और जो मानव गरिमा की धारणा के मध्य जो संबंध होता है फ्रेंड्स, वो घनिष्ठ रूप से होता है, ठीक है, यानी कि अत्यंत ही वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, आपके मानव अधिकार और जो भी आपकी मानव गरिमा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकारों का संबंध किसके साथ जीवन जीने के लिए स्थितियां उत्पन्न करने से होता है, यानी कि जो मानव अधिकारों का संबंध होता है वो किसके साथ जीवन जीने के लिए जो स्थितियां होती हैं वो उत्पन्न करने से होता है। पहला ऑप्शन है आपका मानव की स्वतंत्रता, सेकेंड ऑप्शन है आपका समानता, थर्ड ऑप्शन है गरिमा और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए, जो मानव अधिकारों का संबंध होता है फ्रेंड्स, वो किसके साथ जीवन जीने की जो स्थितियां होती है वो उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मानव की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, यानी कि जो मानव है उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, ठीक है, यानी कि मानव को स्वतंत्र रहना चाहिए, ठीक है, या चाहे वो इनकी जैसे कि क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है, कहीं भी यानी कि जाने की या फिर घूमने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कार्य करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यानी कि जो भी मानव अधिकार होता है उसके संबंध में जो आप जीवन जीने के लिए जो स्थितियां उत्पन्न होती है, ठीक है, सबसे तो पहले बात हो जाएगी स्वतंत्रता की, ठीक है, सेकंड आपका होती है समानता का, यानी कि कोई भी दो भिन्न भिन्न पुरुष है, ठीक है, तो दोनों लोगों को समाज में आप एक समान रूप से उनको समानता देंगे, ठीक है। और सेकंड होता है गरिमा, यानी कि मनुष्य की जो गरिमा होती है आप उसको बनाए रखिए, ठीक है। तो ये सभी आपके जो तीनों पॉइंट है ये मानव अधिकारों के संबंध में, ठीक है, जीवन जीने के लिए जो स्थितियां होती हैं वो उत्पन्न करता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी आप लोगों का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो सर्वप्रथम जो मानव अधिकार है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका रूजवेल्ट ने, सेकंड ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी ने, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया था वो आपके रूजवेल्ट साहब ने किया था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रूजवेल्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि रूजवेल्ट ने मानव अधिकार शब्द का प्रयोग कब किया था, ठीक है। अब देखिए, रूजवेल्ट से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, लेकिन अब जो रूजवेल्ट से दो तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये सब आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रूजवेल्ट से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आने की संभावना है, क्योंकि मानव अधिकार से संबंधित सबसे पहला यानी कि पहली बार जो शब्द का प्रयोग किया था वो आपके रूजवेल्ट साहब ने किए थे, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनसे संबंधित आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि रूजवेल्ट ने मानव अधिकार शब्द का प्रयोग कब किया था? पहला ऑप्शन है आपका 12 जनवरी 1942 को, सेकंड ऑप्शन है आपका 16 जनवरी 1941 को, थर्ड ऑप्शन है 18 मार्च 1974 को और फोर्थ ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रूजवेल्ट ने मानव अधिकार शब्द का प्रयोग कब किया था, तो जो मानव अधिकार आपके शब्द का प्रयोग रूजवेल्ट साहब ने किया था वो आपका 16 जनवरी 1941 ईस्वी को किया था, ठीक है। यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने कब यानी कि मानव अधिकार का शब्द यानी कि सॉरी मानव अधिकार शब्द का प्रयोग कब किया था रूजवेल्ट साहब ने? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को किया था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि रूजवेल्ट कहाँ का रहने वाला था, ठीक है। यानी कि जो रूजवेल्ट थे वो कहाँ के निवासी थे या फिर कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका भारत, सेकंड ऑप्शन है आपका अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन है आपका चाइना यानी कि चीन, ठीक है। तो देखिए जो रूजवेल्ट रहने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपके अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। ये अमेरिका के उस टाइम ये तत्काल राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, जिन्होंने मानव अधिकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 16 जनवरी 1941 ईस्वी को किया था, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि रूजवेल्ट ने किन मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी? यानी कि जो रूजवेल्ट है इन्होंने किन मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है वाक स्वातंत्र्य यानी कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आपका धर्म स्वातंत्र्य यानी कि जो भी आप धर्म अपनाना चाहते हैं, ठीक है, उस धर्म में आप स्वतंत्र रूप से अपना करके उस धर्म में आप रहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका गरीबी से मुक्ति यानी कि रूजवेल्ट साहब चाहते थे यानी कि जो आप गरीबी से ग्रसित है, ठीक है, तो आप गरीबी से मुक्त हो जाएँ। और फोर्थ ऑप्शन है आपका भय से स्वतंत्र यानी कि डर से आप लोग स्वतंत्र रूप से रहिए, ठीक है, यानी कि भय से यानी कि डर से स्वतंत्र रहिए, ठीक है। तो देखिए जो रूजवेल्ट थे फ्रेंड्स, ठीक है, ये किन मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी? तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड बन सकता है कि जो रूजवेल्ट है उन्होंने किन मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित मूलभूत कितने स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी? तो वहाँ पर आप लोग 4 लगाइएगा, ठीक है। देखिए 4 पॉइंट इसमें दिया गया, वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये चारों ही पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका 5th हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यानी कि रूजवेल्ट ने इन चारों मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी, ठीक है। तो 5th ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि अधिकार मिलने पर व्यक्ति के किस पक्ष का विकास होता है? यानी कि जब आपको किसी भी प्रकार का, ठीक है, मानव से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको जब अधिकार मिल जाता है तो आपके किस पक्ष का विकास होता है? यानी कि व्यक्ति के किस पक्ष का विकास होता है? पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक, सेकंड ऑप्शन है मानसिक, थर्ड ऑप्शन है नैतिक शक्तियों का और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी भी होगा, क्योंकि देखिए जब भी आपको अधिकार मिलने पर जो व्यक्ति का विकास होता है वो शारीरिक रूप से होता है, मानसिक रूप से होता है और नैतिक शक्तियों का भी विकास होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए एक क्लास लेने के लिए मेरी लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी क्वेश्चन तैयार करना, इसके बाद क्लास वगैरह लेना, फिर आप तो जब तक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता है उतने में मेरे 5 से 6 घंटे लगते हैं। और मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। और रूल को आप लोग फॉलो करिएगा, एक लोग कितने लोगों को शेयर करेंगे? 2 लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है, अपने 2 फ्रेंडों में जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, जो लोग पढ़ने वाले होंगे उन लोगों को शेयर करेंगे, जो नए भी आपके स्टूडेंट होंगे फ्रेंड्स होंगे मिलते-जुलते, ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है कि क्लास चल रहा है और सीरीज की सुविधा नहीं है उनके पास, उन लोगों को भी आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली बाहरी
बाहरी सुविधाओं का नाम है, यानी कि जो राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली बाहरी सुविधाएं होती हैं उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है अधिकार, सेकंड ऑप्शन है आपका मताधिकार, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि जो राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली बाहरी सुविधाएं हैं उसका नाम होता है अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। ओके, क्वेश्चन है आपका अगला कि मानवाधिकार मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। ठीक है, मानवाधिकार क्या है? मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धांतिक अभिमूल्यों की आधारशिला है। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो मानवाधिकार है वो मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धांतिक अभिमूल्यों की आधारशिला है जिससे मानव उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? यानी कि ये आपका देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि जो भी आपका डिफिनेशन है, कोटेशन दिया गया है, ये किसके अनुसार दिया गया है। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जैसे कि देखिए आप लोगों को सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में ही लिखा गया है अर्थ परिभाषा प्रकार। ठीक है, तो देखिए परिभाषा भी जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। कौन से परिभाषा पूछे जाएंगे ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बट मैंने देखिए 4-5 परिभाषा डिफिनेशंस लिए हुए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक तो जरूर ही पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 4-5 लिए हैं तो एक आध तो क्वेश्चन में आ ही जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों को याद करना है, ठीक है, पढ़ना है, समझना है कि मानव अधिकार जो है वो मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धांतिक अभिमूल्यों की आधारशिला है जिससे मानव उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है। यानी कि जो मानव है वो उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? लॉस्की का है, हंट का है, निकोलस हैंस का है या फिर एल के ओड का है। ठीक है, तो ये देखिए जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हंट का। ठीक है, हंट साहब ने ये डिफिनेशन दिया है कि मानव अधिकार मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धांतिक अभिमूल्यों की आधारशिला है जिससे मानव उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है। ठीक है, तो ये आपके हंट साहब ने दिया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है, ये भी आपका देखिए स्टेटमेंट ही दिया गया है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि जो अधिकार होता है वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है आपका हंट का, सेकेंड ऑप्शन है आपका लास्की का, थर्ड ऑप्शन है आपका लेमन का और फोर्थ ऑप्शन है आपका श्रीमती निवास का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि जो अधिकार होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है कि जो अधिकार होता है वो सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में, ठीक है, सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। तो ये जो आपका आंसर होगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंड्स, ये आपके लास्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो डिफिनेशन है यानी कि स्टेटमेंट है वो आपके लास्की के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फिर से देखिए एक और स्टेटमेंट आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट है आपका कि अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे के सारे जितने भी डिफिनेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, लेकिन देखिए सब यानी कि सबके राइटर जो हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो सारे डिफिनेशन आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे और सारे राइटर्स के नाम भी आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि देखिए इन्होंने क्या कहा है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिकार जो है वो मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है आपका हैराल्ड लास्की का, सेकंड ऑप्शन है आपका लेमन का, थर्ड ऑप्शन है रूसो का और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये भी जो आप लोगों का स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका हैराल्ड लास्की के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि समस्त मानवाधिकार के कल्याण के लिए, ठीक है, यानी कि समस्त मानवाधिकार के कल्याण के लिए मानव अधिकार सेवा का दर्शन है। इसका विश्वास है कि मानव कल्याण तर्क बुद्धि तथा लोकतंत्र द्वारा संभव है। यह किसका कथन है? यानी कि देखिए सॉरी एक मिनट, इसका हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर इसके बाद समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला है आपका लेमन के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है कि लास्की, सॉरी सेकंड था लास्की, थर्ड ऑप्शन है आपका रूसो और फोर्थ ऑप्शन है श्रीनिवास। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि
समस्त जो मानवाधिकार है, ठीक है, उसके कल्याण के लिए मानवाधिकार सेवा का दर्शन है, ठीक है। यानी कि जो मानव का अधिकार होता है वो एक प्रकार से सेवा का दर्शन होता है। इसका विश्वास है कि जो मानव कल्याण है वो तर्क बुद्धि तथा लोकतंत्र द्वारा ही संभव है। यानी कि जो मानव कल्याण है वो आपके तर्क बुद्धि और लोकतंत्र द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? लेमन का है, लास्की का है, रूसो का है या फिर श्रीनिवास का है? तो ये जो कथन होगा फ्रेंड्स ये आपका लेमन साहब का है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा अगला क्या कहता है। सारे के सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, ठीक है। यानी कि देखिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें भी मानवाधिकार से ही संबंधित कुछ कहे गए हैं। अभी अगले क्वेश्चन में इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग समझिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है वो किसकी है। पहला ऑप्शन है जीन जैक्स रूसो, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्लेटो, थर्ड ऑप्शन है लॉस्की और फोर्थ ऑप्शन है श्रीनिवास। तो देखिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है फ्रेंड्स वो आपके जीन जैक्स रूसो साहब की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है वो आपके जीन जैक्स रूसो साहब की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि किसने कहा है कि जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो मनुष्य है वो पैदा तो स्वतंत्र रूप से होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से ही जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये कथन किसने कहा है? तो जीन जैक्स रूसो ने कहा है या फिर प्लेटो ने कहा है, ये थर्ड ऑप्शन आपका फ्रॉवेल ने कहा है या फिर किसी नहीं ने कहा है। तो देखिए बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो कोई ना कोई तो दिया ही होगा, ठीक है। तो ये कोई नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको आप लोग कट करिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि तीन ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके जीन जैक्स रूसो साहब ने कहा है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि देखिए जो भी बालक पैदा होता है वो स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, ठीक है। लेकिन देखिए हर जगह उसको जंजीरों से यानी कि हर जगह बच्चों को रोक टोक लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि उनका कहना है कि वह यानी कि जो बच्चा होता है वो हर जगह जंजीरों से ही जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा जीन जैक्स रूसो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकार की विशेषताएं बताइए, ठीक है। यानी कि मानव अधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका व्यवहारिकता, सेकंड ऑप्शन है आपका सर्वोच्चता, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिकता और फोर्थ ऑप्शन है आपका व्यक्तिगतता, फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो मानव अधिकार की विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो आपकी व्यवहारिक होती हैं, ठीक है, सर्वोच्चता होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं और व्यक्तिगतता भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि मानव अधिकार की विशेषताएं जो व्यवहारिक है, सर्वोच्चता है, सार्वभौमिक है, ठीक है, ये क्या क्या होता है। तो अभी के लिए आप लोग समझिए कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है फ्रेंड्स आपका व्यवहारिकता, ठीक है। व्यवहारिकता का देखिए क्या मतलब होता है, यानी कि जो भी आपकी मानव अधिकारों के जो भी व्यवहारिकता होता है, ठीक है, उससे आपका तात्पर्य ये होता है कि जो भी आपके मानव अधिकार है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपके सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, ठीक है। और उन्हें व्यवहारिक तभी माना जा सकता है जबकि वह यानी कि जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करे जिनमें वह अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। और देखिए जो मानव अधिकार होता है फ्रेंड्स वो आपके केवल कानून एवं नियमों तक ही सीमित न रह करके उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना ही जो मानव अधिकार होता है उसको वास्तविकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको व्यवहारिकता से समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका होता है सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का देखिए क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपके मानव अधिकार होते हैं, ठीक है, वो आप इसलिए सर्वोच्च होते हैं कि जो राज्य द्वारा जनहित के आधार पर, ठीक है, इन पर जो भी अधिकार होते हैं उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए विश्व के जो भी आपके प्रत्येक देश हैं
हैं वो इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान करना किया जाना यानी कि अनिवार्य होता है, तो वो आपका सर्वोच्चता से संबंधित होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से क्या मतलब होता है, क्योंकि देखिए ये जो अधिकार होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर तथा आपके सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ देखिए जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर थे, ठीक है, इसके अंतर्गत भी ये कहा गया था कि जो मानव अधिकार होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो अधिकार होते हैं वो किसी एक विशेष राजनीति एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते। यानी कि ये जो सार्वभौमिक होता है इसका मेन मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को सभी समय पर तथा सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं जो आपके मानव अधिकार है, ठीक है। अ, ओके, चौथा पॉइंट है आपका व्यक्तिगतता। व्यक्तिगतता की क्या मतलब होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो आपके मानव अधिकार की जो अवधारणा होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उसकी जो व्युत्पत्ति होती है वो आपके मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित होती है, ठीक है। जिसके अंतर्गत माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसके पास सोचने एवं समझने की पर्याप्त शक्ति होती है, यानी कि वो एक बौद्धिक प्राणी होता है, ठीक है। और इसी बौद्धिकता के कारण देखिए जो व्यक्ति होता है वो स्वयं अपना भला बुरा सोचने के लिए या और अपना नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका व्यक्तिगतता हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अपना क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, वो सब आप लोग पर्सनली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मानव अधिकारों की जो विशेषताएं होती है इसमें चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक आपका होता है क्रियान्वयन, ठीक है, यानी कि देखिए जो मानव अधिकार होता है उससे ये तात्पर्य होता है कि जो वास्तविक रूप से क्रियान्वयन होता है, ठीक है, वो यानी कि किए जाने के योग्य होते हैं। यानी कि ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मानव अधिकारों की विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, ये आपकी चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है: व्यवहारिक, सर्वोच्चता, सार्वभौमिक और व्यक्तिगतता, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फिफ्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। यानी कि जो मानव अधिकार होते हैं फ्रेंड्स वो कैसी होती सॉरी मानव अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो देखिए पॉइंट है आपका कि मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक, ये आपका नकारात्मक रहेगा, नकारात्मक रूप, ठीक है। या थर्ड पॉइंट है दोनों, या फोर्थ होगा कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो मानव अधिकार की जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपके मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का एक सकारात्मक रूप होता है और एक नकारात्मक रूप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सकारात्मक रूप के बारे में समझेंगे, यानी कि क्या होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो मानव अधिकारों के संरक्षण में जो राज्य का सकारात्मक रूप होता है, ठीक है, वो आपके मानव अधिकारों के सकारात्मक रूप से यानी कि उनके अधिकारों से होता है, ठीक है। यानी कि सकारात्मक रूप से तात्पर्य उनके ऐसे अधिकारों से होता है फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं या फिर स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रयास करता है, ठीक है। यानी कि जो आपका राज्य है वो आपके लिए सुविधाएं एवं स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए वो प्रयास करता है। यानी कि राज्य जो होता है, ठीक है, अपने यहाँ इस प्रकार की दशाओं का निर्माण करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता, ठीक है, एवं गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका राज्य के तरफ से आपका सकारात्मक रूप होता है, ठीक है, मानवाधिकारों की प्रकृति। सेकेंड आपका होता है मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप, ठीक है। नकारात्मक रूप में क्या होता है, यानी कि देखिए जो मानव अधिकार के नकारात्मक रूप होते हैं, ठीक है, उनसे ये यानी कि ऐसा उनसे ये तात्पर्य होता है कि जो अधिकार होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा राज्य को कुछ करने यानी कि करने से रोका जाता है, यानी कि राज्य को कुछ करने से रोका जाता है, जिसके अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन करने पर आप बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि व्यक्ति को अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। और व्यक्तियों को किसी भी धर्म एवं संप्रदाय के अनुसार आचरण करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये सब आपके मानवाधिकारों के राज्य के नकारात्मक, यानी कि जो कार्य राज्य नहीं कर सकता है, ठीक है, वो संरक्षण में उसका नकारात्मक रूप होता है। और जो राज्य आपके लिए स्वयं कुछ कार्य करता है वो उसका सकारात्मक रूप होता है, ठीक है। तो आई होप ये जो मानव अधिकारों की प्रकृति होती है ये यानी कि मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप, ये दो ही प्रकृति इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके
ठीक है, प्रकार से पूछे गए हैं कि मानवाधिकार को मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, यानी कि मानवाधिकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन सॉरी सेकंड ऑप्शन है आपका 4 यानी कि 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 6। ठीक है, तो देखिए जो मानवाधिकार के फ्रेंड्स मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि जो मानवाधिकार के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप लोग समझिए कि मानवाधिकार के जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो वो 5 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानवाधिकार के 1 मिनट यहाँ से है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि मानवाधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मानवाधिकार के अभी अभी हमने आपको बताया कि 5 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवाधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार आपका होता है सिविल अधिकार, सेकेंड ऑप्शन होता है आपका राजनीतिक अधिकार, थर्ड ऑप्शन होता है आर्थिक अधिकार, फोर्थ ऑप्शन होता है आपका सामाजिक अधिकार और फिफ्थ ऑप्शन होता है आपका सांस्कृतिक अधिकार और लास्ट के छठवां ऑप्शन दिया गया है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो मानवाधिकार के प्रकार होते हैं वो आपके बेसिकली 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 6 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये ही आपके पांचों अधिकार होते हैं मानवाधिकार के। ठीक है, कौन कौन से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ये सब आप लोग कभी मत भूलिएगा। देखिए प्रकार टॉपिक का नाम ही दिया है आप लोगों को सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन आप लोगों के जरूर बनेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार होते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार के प्रकार हैं, यानी कि सिविल अधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि मानवाधिकार का जो पहला प्रकार होता है सिविल अधिकार, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल अधिकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपका इसमें कि जीवन का अधिकार, थर्ड सॉरी सेकंड ऑप्शन है यातना के विरुद्ध अधिकार, थर्ड ऑप्शन है दासता के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है आपका स्वतंत्रता और सुरक्षा के विरुद्ध अधिकार, पांचवा पॉइंट है आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार, 6 पॉइंट है आपका विचार अंतरात्मा व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और 7वां पॉइंट है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिविल अधिकार के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि जो सिविल अधिकार के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स वो आपके 6 होते हैं। ठीक है, जीवन का अधिकार यानी कि जीवन जीने का आपका अधिकार जो होता है वो आपको सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है। जो भी आपकी यातना है, ठीक है, जो भी आपको कष्ट दिए जाते हैं, यातना प्रताड़ित किया जाता है, इसके विरुद्ध जो अधिकार होता है ये भी आपके सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है। दास्तां यानी कि जो भी आपकी दास्तां है, ठीक है, उसके यानी कि कोई आपको रोक टोक कर रहा है, ठीक है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो इसके विरुद्ध का अधिकार जो होता है वो भी आपके सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा के विरुद्ध अधिकार यानी कि आप स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, आपको सुरक्षा में नहीं रखा गया है या फिर जो भी है, ठीक है, आपको अस्वतंत्र रूप से रखा गया है, तो इसके विरुद्ध का भी अधिकार जो होता है वो आपका सिविल अधिकार के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका कहता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि कानून के अनुसार आप सभी लोगों को समान भाव से अधिकार मिला है, यानी कि समान नागरिक होने का अधिकार मिला है। ठीक है, यदि आपके समक्ष कोई असमानता का अधिकार करता है, सॉरी असमानता का भाव प्रदर्शित करता है या कुछ भी करता है, ठीक है, तो आप उसके समक्ष भी यानी कि आपको अधिकार मिला गया है, आप उस पर केस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार होता है ये भी आपके सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है। 6 पॉइंट है आपका विचार अंतरात्मा व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो भी आपके विचार हैं, ठीक है, आप उसको प्रकट कर सकते हैं, जो कि आप जो भी आपका अंतरात्मा में यानी कि कुछ भी है, ठीक है, आप भी उसको भी प्रकट कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि आप किसी भी धर्म में रह सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इस प्रकार की भी स्वतंत्रता जो होती है वो आपके सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 7th पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सिविल अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, जीवन का अधिकार, यातना के विरुद्ध अधिकार, दासता के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, विचार अंतरात्मा व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इतनी बार हम बोल रहे हैं, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और आज की क्लास में कैसी लगी या यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लास कैसी पसंद आई या नहीं है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ा भी डिस्कस करना हो, कुछ भी आप लोगों को समस्या हो, परेशानी हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में उस समस्या का हम समाधान कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखेंगे।
क्वेश्चन है आपके कि राजनीतिक अधिकार के प्रकार यानी कि जो मानवाधिकार के जो राजनीतिक प्रकार होते हैं दूसरा, ठीक है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला होता है कि विचार प्रकट करने का अधिकार यानी कि राजनीतिक अधिकार में यानी कि राजनीतिक अधिकार के ही अंतर्गत आता है विचार प्रकट करने का अधिकार, यानी कि जो भी आपके विचार हैं आप उसको किसी भी के भी समक्ष आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार, यानी कि देखिए शांतिपूर्ण आप किसी भी समूह का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि समूह बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके राजनीतिक अधिकार के ही अंतर्गत आते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप कोई भी एक संगठन का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो आपको राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मिलता है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि मताधिकार आप जैसे कि वोट वगैरह होता है, ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव का चुनाव हुआ है, ठीक है, लोकसभा का। तो उसमें देखिए जो भी आपके मत थे आप किसको वोट करेंगे, इस प्रकार का निर्वाचित होने का अधिकार, तो ठीक है। तो इस प्रकार का जो अधिकार होता है वो सब आपके राजनीतिक अधिकारों के ही अंतर्गत होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष आप सभी को समान भाव से जो भी समानता है, ठीक है, समान भाव से रहने का, समान भाव से कार्य करने का, ठीक है, कोई किसी भी चीज में किसी भी क्षेत्र में, तो कानून के समक्ष जो भी समानता है उसका अधिकार जो होता है ये सब आपके राजनीतिक अधिकार के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 6 जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। राजनीतिक अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है आपका विचार प्रकट करने का अधिकार, सेकंड होता है शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार, थर्ड पॉइंट होता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ होता है मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार, और फिफ्थ होता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। ये सभी आपके राजनीतिक अधिकार के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है, और छठवां जो है उपर्युक्त सभी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि मानव अधिकार के आर्थिक अधिकार के प्रकार हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन से हैं। 1 मिनट, ठीक है, यानी कि जो मानवाधिकार के आर्थिक अधिकार हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है व्यवसाय चुनने का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है कार्य करने का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है न्यायपूर्ण कार्य दशा का अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है आपका श्रमिक संघ बनाने का अधिकार, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो आर्थिक अधिकार होते हैं फ्रेंड्स, आप किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, इस प्रकार का आपको अधिकार मिला है, ठीक है। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार का आपको अधिकार मिला है। न्यायपूर्ण कार्य दशा यानी कि न्यायपूर्ण आप किसी भी कार्य की दशा का जो भी अधिकार होता है, ठीक है, वो भी आपके आर्थिक कारण के अंतर्गत सॉरी आर्थिक अधिकार के अंतर्गत होता है, यानी कि न्यायपूर्ण कार्य दशा जो होती है आप कर सकते हैं, ठीक है। श्रमिक संघ आप यानी कि श्रमिकों का संघ एक बना सकते हैं, इस प्रकार के भी अधिकार आपको मिले हुए हैं मानवाधिकार के तहत, ठीक है। तो इस ये जो आपके चारों पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है, व्यवसाय चुनने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्य दशा का अधिकार, श्रमिक संघ बनाने का अधिकार, ये सभी आपके मानवाधिकार के आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि 4 प्रकार होते हैं मानवाधिकार के आर्थिक प्रकार में, ठीक है। व्यवसाय चुनने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार, श्रमिक संघ बनाने का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मानवाधिकार के सामाजिक अधिकार के प्रकार हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि मानवाधिकार के जो सामाजिक प्रकार हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से अधिकार हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमे, ठीक है, ये आपका बीमे का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है आपका उचित जीवन स्तर का अधिकार, थर्ड पॉइंट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, और फोर्थ पॉइंट है आपका शिक्षा का अधिकार, और लास्ट के फिफ्थ पॉइंट है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो मानवाधिकार के सामाजिक अधिकार के प्रकार होते हैं ये चारों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला तो आपको होता है सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक यानी कि सामाजिक सुरक्षा का भी आपको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। आप उचित जीवन स्तर का भी आप अधिकार रखते हैं, ठीक है, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको अधिकार मिला हुआ है, और शिक्षा का भी अधिकार आपको मिला हुआ है, ठीक है। ये मानवाधिकार के सामाजिक अधिकार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ ही साथ करते रहिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है कि जो आपका 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21 है, सेकेंड ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 39 है, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 19, और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है,
आप लोगों का किस आर्टिकल में है, तो वो आपका अनुच्छेद 21A के आर्टिकल में मिला गया है, जो कि आपके संविधान संशोधन 1986 सॉरी 86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लिया गया है, ठीक है? शिक्षा का अधिकार, जिसमें आपके 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों को, सॉरी, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है? आज माइंड लगता है कुछ डिस्टर्ब है गलत ही हो जा रहा है, ठीक है? यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21A में है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है? मानवाधिकार से संबंधित वाले पेपर में, ठीक है? यानी कि 4th पेपर में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 21A आर्टिकल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानवाधिकार के सांस्कृतिक अधिकार हैं, ठीक है? ये आपके लास्ट 5वां अधिकार है मानवाधिकार से संबंधित। अब आपको बताना है कि मानवाधिकार के सांस्कृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, यानी कि सॉरी, यहाँ पर अधिकार प्रकार होगा, ठीक है? प्रकार हैं, ठीक है? यानी कि सांस्कृतिक अधिकार के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। सेकंड ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक पद्धति का लाभ लेने का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक कलात्मक व साहित्यिक रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो मानवाधिकार के सांस्कृतिक अधिकार के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो आपका होता है सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, ये सब आपके सांस्कृतिक अधिकार के तहत आता है। और सेकंड होता है वैज्ञानिक पद्धति को लाभ लेने का अधिकार। थर्ड होता है वैज्ञानिक कलात्मक व साहित्यिक रचनाकार को उसका लाभ लेने का अधिकार, ठीक है? ये तीनों ही आपके मानवाधिकार के सांस्कृतिक अधिकार के प्रकार हैं, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4th है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन है आपका 5 जून को, थर्ड ऑप्शन है 16 सितंबर को और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपका 8 मार्च को, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? इसी के साथ साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? यानी कि जो 10 दिसंबर है वो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है? चारों के चारों जो क्वेश्चन है सारे के सारे, यानी कि चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग मानवाधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, ये सब आपके करंट के क्वेश्चन हैं और पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत हार्ड पेपर देगा नहीं, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस ये ऐड किया है और मैटर सभी के पास है नहीं उपलब्ध, ठीक है? इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, ठीक है? अब आपको बताना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन है आपका श्री राजीव जैन, सेकेंड ऑप्शन है आपका न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र ही आपके वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। क्वेश्चन है आपका अगला कि मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब आपको बताना, अभी तो आपने प्रेजेंट में पढ़ा, ठीक है, कि न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार जो मिश्र हैं वो आपके वर्तमान में आयोग के आपके अध्यक्ष हैं, ठीक है, मानव अधिकार आयोग के। अब आपको बताना है कि मानव अधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुट्ठे, सेकंड ऑप्शन है आपका श्री राजीव जैन, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा और फोर्थ ऑप्शन है आपका न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो आपके थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि जो न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे मानवाधिकार आयोग के, ठीक है? सेकेंड आपके थे
ठीक है। सेकंड आपके राजीव जैन थे, ठीक है। थर्ड आपके डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुट्ठे थे, ठीक है। और चौथा इस टाइम जो प्रेजेंट में है वो आपके न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र जी हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानव अधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा साहब जी थे। ओके, तो थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। कि उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपके मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 7 अक्टूबर 2002 को, सेकेंड ऑप्शन है 7 अप्रैल 2002 को, और थर्ड ऑप्शन है 5 जून 2000 को, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर 2000 को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो आपका 7 अक्टूबर 2002 को आपके उत्तर प्रदेश में अपने मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आई होप आप सभी लोग कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानवाधिकार की स्थापना कब हुई। वहाँ तो अभी आपने आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में कब हुई थी स्थापना मानवाधिकार आयोग की, ठीक है, जो कि आपका 2002 में हुआ था। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत में मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1993, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1994, थर्ड ऑप्शन 1995 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1992, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, कि जो भारत में मानवाधिकार की स्थापना हुई थी वो आपका सन 1993 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी भारत में, यानी कि आपके इंडिया में, तो आपका 1993 में हुआ था। और यही आपका यदि यूपी में पूछता है तो आपका 7 अक्टूबर 2002 को स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या पूछता है। क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आपका मुंबई, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है आपका पूना या फिर पुणे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका 4, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका 5, थर्ड ऑप्शन दिया है 6 और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका 8, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार में फ्रेंड्स आपके कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके 6 सदस्य आप माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें से जो एक सदस्य होता है फ्रेंड्स वो आपका एक अध्यक्ष होता है, और बाकी के जो आपके 5 होते हैं ये आपके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप लोग 6 को टिक करेंगे। यदि ऑप्शन में 6 नहीं दिया है तो आप लोग 5 को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 सदस्य होते हैं और एक उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, 6 होते हैं, एक उसका अध्यक्ष होता है और 5 उसके सदस्य होते हैं, ठीक है। यदि 6 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोग 5 ऑप्शन में लगाएंगे करेक्ट आंसर, बाकी कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन है आपका कि भारत में मानवाधिकार कब शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि जो भारत है हमारा इंडिया, इसमें मानवाधिकार की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 12 जनवरी 1993 को। अभी अभी आपने पढ़ा था कि भारत में मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन जो है वो चेंज दिए हैं, कि जो भारत है, ठीक है, इसमें मानवाधिकार जो है वो कब शुरू हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1993, थर्ड ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर 1993 और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है आपका 8 मार्च 1993, ठीक है। तो देखिए जो भारत में मानवाधिकार कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 से आप लोगों के भारत में मानवाधिकार
है जो वो शुरू हो गया था, ठीक है? यानी कि स्थापना हुआ था और शुरू हो गया था। तो जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और आज के हमारे जो अगले क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएँगे। यदि आप लोग नहीं बता पाएँगे तो फिर हम कल की क्लास में यानी कि जो भी हमारी अगली क्लास होगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण समूह बनाने का जो अधिकार होता है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है? यानी कि शांतिपूर्ण समूह बनाने के अधिकार जो है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों को बताना है कि सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है, राजनीतिक अधिकार के ऑप्शन बोल दे रही हूँ, ठीक है? सिविल अधिकार के अंतर्गत आता है, या फिर सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या फिर सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या फिर आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या फिर आपके आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शांतिपूर्ण समूह बनाने का जो अधिकार है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है? पांचों ऑप्शन हमने दे दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने ठीक है 34 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया है हमने, ठीक है? तो साथ ही साथ आप सभी लोग जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है? देखिए, पढ़ाई आप सभी लोग करते हैं लेकिन एक सब्सक्राइब करने से आप लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए जितना मोटिवेट हम करते हैं आप लोगों को, आप लोग भी मुझे उतना ही मोटिवेट किया करिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।